ये आप एक बेजार क्यों रहते हैं, मुझे ये बताएं। ये आवाज़ारी नहीं है, मैं बड़ा कॉन्शियस होता हूँ मैं कि मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज ना निकले जो किसी को तकलीफ दें। आप सिस्टम के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, सिस्टम के ऊपर से आपको एतबार उठ गया है। अब जिस जगह ये आलम हो जाए कि लातों के साथ, घूंसों के साथ, गंदी गालियों के साथ, अब क्या छोड़ के जाएंगे। जेल का वक्त कैसे गुजरा? नमाज पढ़ते थे तो हंसता था मैं, तकबीर देने वाले ने 2 कत्ल किए थे और जो इमाम था उसने महज 3 कत्ल किए हुए थे। अब आपको लगता है कि पार्टी में अब आपको समझ में आया कि पार्टी आपके साथ ये इस तरह क्यों करती रही है? आप समझते हो कि जो शख्स अपने बेटे को टिकट लेके नहीं दे सकता वो दूसरों के मामले में इस तरह दखल देगा। अभी कश्मीर में एक बड़ा इशू उठा हुआ कि बुनियादी सहूलतें दो, रोड्स बनाओ, हमें भी एयरपोर्ट्स भी दो, पता नहीं इस तरह की बुनियादी चीज। क्या वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते? क्या वहाँ पे वजीर आजम के सदर मौजूद नहीं है? वो उनके आगे क्यों नहीं आवाज उठाते? जब पुरानी दुश्मनियों का नाम लेते हैं ना, तो आपकी फैमिली की दुश्मनी का बड़ा ज्यादा जिक्र आता है। क्या ये चुदराहट की लड़ाई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मैं अपने बच्चों के हाथ में क्लैशनकोफ पकड़ा देता, दूसरा रास्ता ये था कि मैं उनके हाथ में किताब पकड़ा देता। आपका हल्का बड़ा मजबूत हल्का था क्योंकि आपके वालिद साहब भी वहाँ अब करते रहे, सोशल वर्क भी करते रहे, और अब की बार आके आप हार गए। ये क्या हुआ? मैं एक लिबास पहनता था जो पंजाबी कल्चर को प्रमोट करता था, तहमत बांधते थे। तो मैंने अब सोचा कि शायद उस लिबास की वजह से लोगों ने मुझे वोट दे दी। पार्टी ने टिकट आपको आपकी मर्जी की दे दी? मैंने तो बिल्कुल ही, मुझे मियां नवाज शरीफ साहब, मैं उनका बड़ा एहसानमंद हूँ। अच्छा, दूसरी टिकट आपके बेटे की थी, खुर्रम रोहेल असगर, उनको पार्टी क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? ये मैं जो पता है, बड़े मियाँ साहब ने पब्लिक में ये बात की थी। जब मैं उस बात पे अड़ा हुआ था तो मियाँ साहब ने कहा था, यार तू छड़, तू मेरी जगह से आगे इलेक्शन लड़ा, मेरे केस। दोस्ती नहीं रही आपकी कभी मियाँ साहब के साथ? रिश्तेदारी मेरी नहीं है, मेरे बेटे की है। आपकी और ये सरदार एयाज सादिक की क्या प्रॉब्लम है? कोई आपको बुरे लगते हैं वो? कौन है? इमरान खान के खिलाफ मैंने तकरीर की, उसके एक बंदे ने बकवास की तो मैंने उसको कहा था, तू मेरी 33 दाने की तस्वीर मारे। लाहौर शहर को बदलते हुए कैसे देखा आपने? आप असलियत ही खत्म हो गई है लाहौर की, हाउसिंग सोसाइटी ने तबाह कर दी। जुनेद सफदर अब आपका घर का दामाद है, कैसी शख्सियत है वो? आप उससे मिले हैं? यकीन करो रे, मुझे कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने उसकी तारीफ ना की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं जिनके साथ हम दिल की बात करेंगे, वो हमारे बड़े भी हैं और इस शहर में भी बड़े हैं और लाहौर शहर की बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं। लाहौर शहर के अंदर इनकी एक पूरी तारीख़ है, वो तारीख़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सियासतदान हैं, समाजी कारकुन हैं और आजकल जो पक्के लाहौरिये हैं और लाहौर को रिप्रेजेंट करते हैं मुल्क से मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी, हमारी कल्चर को, हमारी सकाफ़त को, हमारे पंजाबियत को। मेरी मुराद शेख रोहेल असगर से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? फर्स्ट क्लास। ये आप एक बेजार क्यों रहते हैं, मुझे ये बताएं। ये आपकी गलतफहमी है। मुझे लगता है नहीं, आप ठीक हैं। नहीं, आपका क्या ख्याल है? क्या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप बेजार इस तरह रहते हैं कि आप कहते हैं कि ठीक है यार, चलो जो भी है, हाँ चल चल। आप क्या समझते हैं, इस मुआशरे में कुछ रह गया? आप क्या समझते हैं? अच्छा, वैसे मैंने मुझे याद है बैक इन 2018 से पहले मैं अक्सर आपसे बात करता ना, आप बड़े डिवोटेड भी थे एक पॉलिटिकल कॉज के लिए, आप बड़े इंटरेस्टेड भी थे इस सारे निज़ाम में। इतना कुछ नहीं यार। अब आप देखें, मैं आपको बात बताऊँ, ये आवाज़ारी नहीं है, मैं बड़ा कॉन्शियस होता हूँ। मैं इसलिए होता हूँ कि मैं बोलने से पहले ये है कि मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज ना निकलें जो किसी को तकलीफ दें मेरी वजह से। ऐसा तो क्यों? बेहतर ये है कि आप अल्फाज जो हैं उनका चुनाव बेहतर कर लें। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सॉफ्ट रहना पड़ता है, पॉज देना पड़ता है। अब देखें ना, आप जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आप एक कंडक्ट कर रहे हैं शो, तो आपकी कोशिश होगी कि आप एक ऐसा शो बनाएं जो लोगों को देखने में मज़ा आए, जी, इंटरेस्टेड हो। अब देखें ना, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। आपका जो शो होगा वो होगा जनरल नॉलेज का, या यूँ कह लीजिए तारीख के हवाले से। जी, उसमें हंसी मजाक तो होगी नहीं होगा। ऑब्वियसली बड़ा सीरियस फन होगा। आप पूछेंगे लाहौर शहर का, मैं जहाँ तक मुझे पता होगा, क्योंकि मेरी अपनी पैदाइश लाहौर की है। अब बूढ़ा हो गया हूँ यार, 74 साल हो गए इस शहर में रहते हुए, और पता नहीं कितनी देर जीना। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि जाना तो सब नहीं है, लेकिन जब आप दुनिया से जाएं तो कुछ लोग ऐसे हों जो आपको याद रखें।
तो कैसे? वो आपके रवैयों से रखते हैं। रवैया बुरा भी हो सकता है, रवैया अच्छा भी हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि आपके रवैये से, आपके अल्फाज से, आपके किसी एक्ट से किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी को कोई ऐसा यूँ कह लीजिए कि उसकी दिल आज़ारी ना हो। अच्छा चले, मैं इसको ऐसे ऐसे पुट करता हूँ सवाल को कि कुछ अर्सा पहले तक मैं आपके साथ राब्ते में रहा, जब आप MNA थे मैं तब भी आपके साथ राब्ते में रहा। आपकी गुफ्तगू में बड़ी मजबूती थी, आप इंटरेस्टेड नज़र आते थे इस सारे सिस्टम के अंदर। लेकिन अब मैं जब आपसे बात करता हूँ या मैंने आपको बात करते देखा है, आप सिस्टम के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, सिस्टम के ऊपर से आपको एतबार उठ गया है इस सारे निज़ाम के अंदर से। बदतमीजी बहुत आ गई है, बट बहुत बदतमीजी, बदअखलाकी, और मेरे ख्याल में वैल्यूज नहीं रही। कभी ये होता था कि आप किसी उम्र रसीदा बंदे के साथ या बड़े बंदे के साथ आप बड़े तहजीब के साथ, तमीज़ के साथ पेश आते थे। आपने ये भी देखा होगा ना? जी, मैंने देखा। टॉक शोज में जाना छोड़ दिया, मैंने देखा। अब जिस जगह ये आलम हो जाए कि लातों के साथ, घूंसों के साथ, थप्पड़ों के साथ, गंदी गालियों के साथ आप उस शो को करें और वो भी ऑन एयर लाइव चला जाए, अब क्या छोड़ के जाएंगे? आपकी लेगेसी क्या होगी? आप पॉलिटिकल लेगेसी क्या? वही अर्ज कर रहा हूँ ना, फिर क्या कौन सा सिस्टम है ये? आप मुझे बता दें, आप बता। मैं अक्सर लोग समझते थे, जब आपको याद होगा KP के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, तो मैं जब भी बात करता था टीवी के ऊपर, सोलो सेगमेंट करता था, तो उसमें ये कहता था कोई शरीफ आदमी इसके कान में जाके बता दे कि तुम इस पूरे सूबे के चीफ मिनिस्टर, जिसको वज़ीर आला कहते हैं, तुम्हारे पास एक ऐसा इक़्तिदार है, तुम्हारे पास एक ऐसा मनसब है जिससे तुम लोगों को सिखा सकते हो। ठीक है, बेहतर सिखा सकते हो। अब उसकी बात करें, अब उससे भी बदतर आ गया। अब क्या कहेंगे आप? किसको सिखाना चाहते हैं? कोई मेरी बात मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। ये तो मेरा माजी क्रेजना शुरू कर देगा। वो एक दफ़ा मुझे याद है, मैंने जज्बाती होके गालियाँ निकाल दी, तो वो पकड़ लिया गया, ये गालियाँ निकाली हैं। आपने कहा था पंजाबी का कल्चर है गालियाँ निकालना। वो देखें, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, हम किसी भी बात को लेके उससे तनकीद शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं खुद पंजाबी में कर रहा हूँ ना, कि हम तजलील शुरू कर देते हैं, हम इस्लाह नहीं करते। हालांकि उस वक्त ये कहना चाहिए था, मैंने अपनी इस्लाह खुद की कि ट्रेडिशन हो सकती है, कल्चर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशन एक ऐसी चीज़ है जो खराब भी होती है, अच्छी भी होती है। ऐसी गालियाँ निकालते हैं और ये हम बहुत गालियाँ निकालते हैं। यार मैं अर्ज करता हूँ, अब देखें ना, कोई मुझसे पूछे किसी ने कि असल वाकया क्या था, अब मैंने काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम उस पर डिस्कस भी नहीं करेंगे। मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। उसके बाद इस्लाह भी मैंने की। ठीक है, कि मैंने कहा नहीं यार, मुझे ट्रेडिशन का अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए था। जज्बाती में क्या गया जी कल्चर, वो फड़ लिया जी, मेरा तो दिमाग खा चढ़े, पागल करता मानो। अच्छा एक बात बताइए, आप कश्मीरी हैं? बाय बर्थ नहीं, मैं दादा परदादा चकड़ दादा उस तो अगे कश्मीरी हैं। कश्मीरी हैं आप? शेख कश्मीरी हैं? जम्मू दा। हाँ, शेख हम भी जम्मू की हैं। शेख कश्मीरी हैं? शेख या आप डार हैं, क्या है आप? आज ये क्लियर करें जरा। शेख जो है ना, शेख का मतलब होता है बुजुर्ग। जी ऐसे ही है। मैंने जो अपने ऐसे कश्मीरी शेख जो से होते हैं, जैसे शेख रशीद भी कश्मीरी हैं। मेरे वालिद जो थे वो शेख लिखते थे, मेरे दादाजी शेख लिखते थे, मेरे परदादा जो थे वो मियाँ साहब लिखते थे। ठीक है, मेरे चगर दादा जो थे वो डार लिखते थे। ठीक है, तो अब मैंने अपने बाप की लेगेसी चूँकि ली है, तो मैंने अपने बाप से ले लिया। और दूसरी बात ये जो मैं अब इस दौर में हूँ, आप और मैं और सब लोग इस दौर में हैं कि अब कौन सी बरादरी है यार। अब नहीं पता मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कश्मीरी हैं कि अभी कश्मीर में एक बड़ा इशू उठा हुआ। आपने उसको स्टडी किया वैसे थोड़ा सा? देखा आपने लंदन के तो देखे होंगे सारे मुजाहरे जो लंदन में हो रहे हैं। मैं एक चीज़ समझने से कासिर हूँ अभी तक, मैंने थोड़ा सा स्टडी किया। वो कहते हैं कि बुनियादी सहूलतें दो, वो कहते हैं कश्मीरी लड़े। क्योंकि मुझे भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि तुम लोग कश्मीरी हो, आवाज़ क्यों नहीं उठाते, बोलते क्यों नहीं। तो मैंने सोचा कि ये है प्रॉब्लम क्या है ना, मैं जानना चाह रहा था। वो जो डिमांड्स पता चली, जो मुझे उनसे देख के पता चला कि बुनियादी सहूलतें दो,
रोड्स बनाओ, हमें भी एयरपोर्ट्स भी दो, पता नहीं इस तरह की बुनियादी चीज। जबकि मैंने ये सोचा कि ये सारा कुछ तो है वहां पे, ऐसी तो कोई चीज नहीं है जो ना हो। असल पे देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये इल्ज़ाम नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे एक मनफी पहलू ज़रूर होता है। आप ये देखें, ये कश्मीर की आप ज़रा तारीख निकाल के देखें ज़रा, आप उस कश्मीर को छोड़ दें जिस पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ, जी, दुनिया की हर नेमत वहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? पानी सारा वहां से आता है, मेन नेमत ही वहां से कहाँ आती से? है। कश्मीर से पानी निकलता कौन है से सारा। कश्मीर से? IOK से निकलता है ना, इंडियन ऑक्यूपाइड से। एक आपके पास था दरिया, रिवर ठीक है। झेलम, और उस दरिया को भी उन्होंने डाइवर्ट कर लिया, क्योंकि वो बिल्कुल उनके बॉर्डर से होके आता था। उन्होंने उसको काट काट के उसको भी अपने अंदर डाल दिया जी और वो भी खत्म हो गया जी। और फैसिलिटीज को यार, ये भी बात छोड़ दें आप ये देखें कि क्या वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते? क्या वो लोग उन नुमाइंदों को वोट नहीं देते? क्या उनकी वहाँ पे पार्लियामेंट मौजूद नहीं है? क्या वहाँ पे वज़ीर आज़म या सदर मौजूद नहीं है? वो उनके आगे क्यों नहीं आवाज़ उठाते? अब फिर दोबारा इलेक्शन होगा ना, तो आपके नुमाइंदे वही जीतेंगे ना। उन नुमाइंदों को चाहिए कि आपकी प्रेजेंटेशन करें, आपकी रिप्रेजेंटेशन ये करें कि यहाँ पे सड़कें ठीक है, तो बुनियादी हक है सड़कें ठीक करना, और सड़कें ठीक भी होंगी। अब मुझे तो नहीं पता कि बाग वाली सड़क ख़राब है या कोटली वाली सड़क ख़राब है। मैं जब कश्मीर गया था, जब मैं चेयरमैन था स्टैंडिंग कमेटी का, डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का, जब मैंने गया था तो बहुत अच्छी सड़कें थी, अभी भी अच्छी हैं, बेहतरीन। आप वो जो आज़ादी पुल गुजरते हैं, जब आप क्रॉस करके जाते हैं, सारा कुछ अच्छा है। हाँ, सारा कुछ ठीक है। मतलब मैं ये चीज़ समझने से कासिर। अच्छा, मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि अब आपको शायद ना कहते हो, कम से कम मुझे तो ये मतलब तंग आ गया ना, मतलब ये कि तुम बोलते क्यों नहीं बोल। मैं कहा बोले क्या बोले इसके ऊपर। आप मांग रहे हो आटा, हाँ मांग रहे हो ना आप, हाँ ठीक है, यानी कि आटा आपके पास नहीं है, हाँ आप गंदम नहीं उगाते, ठीक है, आप आटा मांग रहे हो मुझसे, और उसमें सब्सिडाइज आटा बन के। आप बिजली नहीं पैदा करते, आप बिजली मुझसे लेना चाहते हो, ठीक है, उसमें भी आप सब्सिडी लेना चाहते हो, खाते भी हो और उड़ाते भी हो। फिर जब आप किसी से मांगते हो तो फिर आप उससे फायरिंग करके मांगोगे या आराम से शाइस्ता गुफ्तगू में शाइस्तगी के साथ और प्यार के साथ आप उससे कहोगे यार मेरी ये मसला है, मार। अब इससे हम वापस लाहौर शहर की तरफ आते हैं। लाहौर शहर के अंदर जब पुरानी दुश्मनियों का नाम लेते हैं ना, तो आपकी फैमिली की दुश्मनी का बड़ा ज़्यादा जिक्र आता है उस एरिया की तरफ, आपके एरिया की तरफ। नहीं देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ जो अगर हम इस किस्म का कोई सवाल करें ना, तो उसमें ये होता है कि आप उसे माजी को कंगाल के देख लें। हाँ जी, जब बस ऐसे जैसे हिस्ट्री के को जानना चाह रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपको चाहिए कि आप उसको कंगाल के देखें कि ये लोग कौन थे। बुनियादी तौर पे मेरे वालिद का ये शहर नहीं था, ठीक है। मेरे वालिद माइग्रेट हुए 1948 में लाहौर में, कारोबार शुरू किया छोटा सा। मेरी पैदाइश है तकिया सरदार शाह की। उन्होंने कारोबार किया हज़रत पीर मक्की शरीफ के वो जो रास्ता है ना, वहाँ पे उनका कारोबार था। प्लास्टिक की मशीनें लगाई उन्होंने, प्लास्टिक का काम करते थे। यानी कि आप मोनी रोड की साइड की बात कर रहे हैं? मोनी रोड कह लीजिए, नहीं मोनी रोड, पीर मक्की की तरफ। पीर मक्की की तरफ, जी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद वो वहाँ से शिफ्ट हुए बागबानपुरा। फिर बागबानपुरे से फिर वो आगे अपने जो आबाई हमारा घर, जो पुराना घर था वहाँ पे। तो इस सारे अरसे में, अब मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, मुझे अगर मैं पीछे चला जाऊँ तो उनके पास उस वक्त भी गाड़ी थी, ठीक है। 60s में भी गाड़ी थी। मेरी 1952 की मेरी पैदाइश है। उसके बाद अगर 4-5 साल के बाद नज़र मारूँ तो उनके पास वो गाड़ी थी, ठीक है। तो इसका मतलब आसूदा हाल थे। हर वक्त बेहतरीन सूट पहनते थे और बेहतरीन उनके दूट होते थे, बेहतरीन उनकी गाड़ी होती थी। और लेकिन बात वो गरीबों की करते थे। कुछ लोग तो उनको सोशलिस्ट भी कहते थे, क्योंकि वो मर्सिडीज से उतरते थे और बात गरीबों की करते थे। तो इस पे अगर आप देखा जाए तो वो अगर तारीख आप पढ़ें तो इसका मतलब है कि वो किसी क्रिमिनल फैमिली से उनका ताल्लुक नहीं था, ठीक है।
ना ही हमारी ब्रॉडअप जो था वो क्रिमिनल था। ठीक है। हाँ, उनमें एक बात थी कि जब वो किसी के लिए स्टैंड लेते थे तो फिर वो स्टैंड ले जाते थे। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरे ख्याल में 1960 में या 1962 में पहला इलेक्शन लड़ा जो लोकल गवर्नमेंट का था। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने MPA का इलेक्शन लड़ा, MPA बने। शेख असगर साहब की हम बात कर रहे हैं कि वो MPA बने जी। तो उस वक्त तक किसी किस्म का कोई किसी के साथ इख्तलाफ था ही नहीं। ठीक है। बदकिस्मती वहाँ से शुरू होती है, कुछ लोग जो हमारे इर्द गिर्द मेरे वालिद के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, फिर वहाँ से होता होता वो काम खराब हो गया। क्या ये चुदराहट की लड़ाई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये असूल की लड़ाई थी। ठीक है। असूल की लड़ाई थी, बस वो गले पड़ गई, गले पड़ गई और उसके बाद फिर ये चलता रहा। कितना नुकसान हुआ आपकी फैमिली का इसमें? नुकसान अब आप याद करेंगे फिर रोई, दिल खराब होगा, आपके वालिद साहब? फिर गम आएगा, दर्द आएगा, फिर वही चीज़ आ जाएगी। भूल तो नहीं पाऊंगा ना मैं, नहीं। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तो मैं तो भूल तो नहीं सकता। नहीं, मैं अपने बाप को नहीं भूल सकता, मैं अपने भाई को नहीं भूल सकता। बात समझे आप? तो शकील नाम था आपके भाई का? शकील मेरा छोटा भाई था। वो भी इसी दुश्मनी में? और आपके बड़े भाई अकील भी? नहीं, अकील सबसे छोटा था। वो भी इसी दुश्मनी में? नहीं, वो मेडिकल। शकील जो आपके भाई थे छोटे, वो इसी दुश्मनी में, और आपके वालिद साहब भी। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जिनके साथ ये सिलसिला शुरू हुआ था उन्होंने नहीं ये किया। वो कुछ ऐसे लोग थे जो पहले मेरे बाप के साथ थे, फिर वो इख्तलाफ की वजह से चले गए, तो फिर उन्होंने ये सब किया था। आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं? नहीं, हम इससे आगे चलते हैं। खत्म हो गया यार। सुलह कैसे हुई? सुलह बड़ी आसान थी यार। किस तरह की? आसान इस तरह थी कि मेरे ख्याल से आपने की थी। नहीं, मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, प्रेशर किया जा रहा था, मुझे कहा जा रहा था, तो मैं नहीं मानता था। मेरी बीवी और मेरे कुछ दोस्त हैं जो बचपन के दोस्त हैं, वो आए मेरे पास जेल में। उन्होंने मुझे कहा कि यार तेरा ये काम ही नहीं है, तो आज़ाद आदमी है, तेरे बच्चे छोटे हैं। फिर मुझे किसी ने सवाल किया कि तुमने ये क्यों किया, तो मैंने कहा मेरे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मैं अपने बच्चों के हाथ में क्लेशनकोव पकड़ा देता, दूसरा रास्ता ये था कि मैं उनके हाथ में किताब पकड़ा देता। ठीक है। तो मैंने वो जो रास्ता था किताब वाला, वो मैंने चुन लिया, बस दैट्स इट। अब मेरा बाप भी खुश होगा कि उसके पोते जो थे वो MBA करके दोनों, फिर उनके आगे बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए, वो अपना स्टडीज़ पूरी कर गए, अब वो कारोबार करते हैं, मज़ा लेते हैं, सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुलह करना मुश्किल होता? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होता। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शहर में हुई है काफ़ी तरह पत्थर रखना होता है बस। आपने ये जो एक शहर वाली लड़ाई थी, जो दो कश्मीरी, वो भी कश्मीरी फैमिलियाँ थी, उनके दरमियान जो लड़ाई थी, बदकिस्मती है यार, बदकिस्मती है। अब वो आप ये कह सकते हैं कि चुतराहट, प्योरली चुतराहट की लड़ाई थी, मतलब नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मैंने बहुत देर पहले मैंने तीफी से भी कहा था, दोनों घर मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। हाँ जी, बहुत इज्जत करते हैं, ऐसे ही है दोनों ही। मैंने दोनों से कहा था कि ना करो यार, बस कर दो, थक जाओ, बस बड़ी हो गई, और कितनी जाने ज़ाया करोगे, और कितने अपने प्यारों के जनाजे उठाओगे, मेरे ख्याल में छोड़ दो। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि किसी बड़े ने, किसी बुज़ुर्ग ने, किसी अच्छे आदमी ने कोशिश ही नहीं की, वरना ये जाने ज़ाया ना होती। लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो बात नहीं बन सकी। कोशिशें बहुत सारी हुई, लेकिन बात नहीं बन सकी। कोशिशें मेरे जैसे लोगों ने की ना, जिनकी बात सुनता कोई नहीं। अच्छा, सब कोशिश की जाती ना, अगर उस लेवल पे जहाँ पे एक, देखें मैं आपको गुजारिश करूँ, जी जी, सुलह करना बड़ा आसान होता है, सुलह को निभाना बहुत मुश्किल है। आप समझे मेरी बात को? निभाना कैसे है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें, कान भी बंद कर लें, आंखें भी बंद कर लें, आप सोचे ही ना कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, बस जैसे आप करते हैं। अब मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, मैं तो देखता ही नहीं उस रास्ते की तरफ, चलता ही नहीं उस रास्ते पे, कोशिश करता हूँ कि मैं किनारा करके निकल जाऊँ। अब हम आपके हलके की तरफ आते हैं। आपका हलका बड़ा मजबूत हलका था, क्योंकि आपके वालिद साहब भी वहाँ अब वो करते रहे, सोशल वर्क भी करते रहे। आपके वालिद का हलका, फिर आप
वहाँ पर का आप MNA भी रहे वहाँ से आप, और बड़ी दफ़ा जीते भी, और अब की बार आके आप हार गए, ये क्या हुआ? पहले तो ये बात हुई ना कि आपको टिकट आपने बड़े लड़के ली। मैंने जब मुझे पता लग गया ना हुआ क्या, मैं जरूर बताऊंगा। मैं तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि मैं बड़ी इज्जत से आ रहा हूँ। अच्छा, पता क्यों पूछना चाहता हूँ, हर कोई कहता है फॉर्म 47, फॉर्म 45, इलेक्शन रिग, इलेक्शन ये सारा कुछ कहते हैं ना, 47 और 48 लेकिन यहाँ एक शख्स जीता जो इमरान खान साहब का हमायत याफ्ता था, और वो नून लीग के एक बड़े तगड़े, यानी कि क्या कहते हैं ना, आप नून लीग के स्तंभ हैं एक बहुत बड़े, उसको हरा के वो जीत गया। और 45-47 पूरे लाहौर में गूंज रहा था कि हार गए, वो भी सीट हार गए जी, जानबूझ के उनको जिताई। आपको कैसे हरा दिया? पता नहीं। अब आपको पता तो है? नहीं, अभी तक पता नहीं चला। नहीं, आपको पता है? अगर हमें पता है तो आपको ही पता। नहीं पता चला। हाँ, ये कह सकते हो, मैंने एक बंदे को कहा था, शरीफ आदमी को, उससे मुझे बुलाया इलेक्शन के बाद, पहले भी बुलाया था, बातें करता रहा, फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद बुलाया, तो मैंने कहा यार मेरा क्या गया? हाँ, मेरा तो कुछ नहीं गया, नुकसान तुम लोगों का हुआ। उसने कहा जी वो कैसे? मैंने कहा ऐसे कि तुमने अपनी एक जुबान जो थी ना तुम्हारी, एक जो बोलती थी तुम्हारे लिए, वो बंद करवा दी तुमने, बस जाओ। मैंने कहा अब जाके देखना पार्लियामेंट में, वक्त गुजरेगा, मैं पूछूंगा जरूर। रिटायर हो गया। हाँ जी, अब पूछूंगा जरूर, मैं जानता हूँ उनको। मैं कहा मैं पूछूंगा जरूर तुम्हें, जब भी तेरे साथ मेरा सामना हुआ, कि यार मुझे ये बता दे कि आज पार्लियामेंट में कौन तेरे लिए बोलता है। मैं तो आज भी बार बोलता हूँ उनके लिए। आपको हराया गया? पता नहीं, मुझे नहीं पता, कसम से नहीं पता। नहीं, इससे तो ये बता रहा कि ये देखो, अगर ये पता चल जाए तो फिर प्लान क्या हुआ? आपके सामने जो शख्सियत जीती थी वो इमरान खान की हिमायत याफ्ता? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो जानता ही नहीं हूँ उसको। नहीं जानते, मेरे हल्के के लोग भी नहीं जानते, शायद उसको हल्के का ही नहीं पता होगा। हाँ, क्योंकि वो दूसरे हल्के से आए थे, वो अभी तक भी नहीं पता। डिप्टी मेयर थे वसीम कादिर, उसको आज भी नहीं पता हल्का क्या है। मैंने ख्याल से उनको देखा भी नहीं मैंने वहां पे ज्यादा। मजेदार बात यही है ना, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं, पार्टी का इसमें क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। आप पार्टी से नाराज थे शुरू में? बिल्कुल नहीं। अच्छा, वैसे पार्टी ने टिकट आपको आपकी मर्जी की दे दी थी? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। मुझे मियां नवाज शरीफ साहब, मैं उनका बड़ा एहसानमंद हूँ। क्योंकि मैं शुरू में आया था आपके पास, जब मैंने आपसे कहा था कि क्या करेंगे, आपने कहा मैं लड़ूंगा। नहीं, मुझे और काम नहीं आता जो है कोई। अब क्या करूँ इस उम्र में, 74 साल की उम्र में, क्या अब के फैक्ट्री में जाके लोहा कूटा करूँ? क्या करूँ? अच्छा, आपको टिकट आपकी मर्जी का मिला? बिल्कुल। आपकी जगह भी मिली, फिर आपको वहां से वो किया गया? नहीं, होता यह है कि मेरे लिए, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा हल्का बुनियादी तौर पे 1 to 4 था। ठीक है। उसके बाद इलेक्शन आया 2013, उस 1 to 4 को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद आया 18, उस हल्के को 3 जगह बांट दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। वो उधर भी चला गया, पसीन वाली साइड पे भी चला गया। फिर उसके बाद आया 24, उसको 4 जगह बांट दिया गया। अब मैंने वो चारों जगह सामने रख ली, फिर मैंने उससे सोचना शुरू किया कि कौन सी ऐसी जगह जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। वो मैंने यही फिर 1 to 1 जो थी, इसको मैंने सिलेक्ट किया कि ये बेहतर रहेगा, क्योंकि ये पुराना, वहाँ से मेरे वालिद साहब भी इलेक्शन लड़े हैं, मैं भी लड़ता रहा हूँ, तो शायद यहाँ पे आके थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। आपने कहा हराया गया, तो मैं सोचा कि मैं एक लिबास पहनता था जो पंजाबी कल्चर को प्रमोट करता था, तहमत बांधते थे। तो मैंने अब सोचा कि शायद उस लिबास की वजह से लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए है। ये शहरी हल्का था ना, यहाँ पे लोग या पैंट कमीज पहनते हैं या शलवार कमीज पहनते हैं, तो मैंने कहा यार इस दफ़ा मैं चेंज करके देखूं, अब शलवार कमीज पहन के देखता हूँ, शायद लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें दोबारा। तो लोगों ने एक्सेप्ट किए। अब तो इलेक्शन आएगा तो पता चलेगा ना यार। आपने तहमत पहनना इसलिए छोड़ दिया कि? नहीं, कभी पहन लेता हूँ, दफ्तर में पहन लेता हूँ, मज़ा आता है यार, ज़रा अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी टिकट आपके बेटे की थी, खुरम रोहेल असगर की, और बड़ा काम कर रहे थे। मैं जब इलेक्शन में आया, मैं उनका इंटरव्यू भी करके गया, बातचीत भी करके गया। उनको पार्टी क्यों नहीं एक्सेप्ट करती, क्या वजह? पता नहीं, पार्टी को पता होगा।
लेकिन आपको क्या लगता है ये चौथी दफा आपका आइडिया? हाँ, चौथी दफा, और हर दफा वो बड़ा मजबूत कैंडिडेट होता है, क्योंकि मैं जब सर्वे मैं इस बात को नहीं समझ पाया। हाँ, मैं भी, मुझे समझाएं जरा। समझ नहीं पाया। आपने पहली दफा, मैंने आपसे कहा पहली दफा 2008 में, यार मेरे बेटे को दे दो, मैं और कितनी देर करूँगा। आपने नहीं दिया, एक बंदे को आपने मेरे ऊपर बढ़ा दिया, और फिर उसके बाद मुझे बुला के कहा गया कि जी आप इसकी मदद करें। मैंने कहा यार अगर मैंने ही मदद करनी है तो मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई? तो उसने कहा जाए इलेक्शन लड़े जाके। और उसने जब इलेक्शन लड़ा था ना काउंसलर का, 80 वोट लिए थे उसने, इतना पॉपुलर था अपने इलाके में, एमपी में खड़ा कर दिया। फिर एट द एंड ऑफ द डे वही मेरा बेटा मुझे मजबूर करने लग गया कि नहीं अबू इसका मदद करें आप। मैंने छोड़े यार, कर दिया। एमबीए बन गया वो, 2-4 महीने तो वो इंसान का बच्चा बना रहा, उसके बाद वो एमपीए था। क्या नाम है इसका? थोड़ा दफा करें, नाम क्या करना है आपने। अच्छा। तो फिर वो उसे अपनी करतूतों पे आ गया, अपनी उस जो थी औकात उस पे आ गया। खैर मैंने बिल्कुल दखल नहीं दिया उसके काम में कतई तौर पे। दोबारा इलेक्शन आ गया, उसको टिकट नहीं दी, एक और ला के तोहफा मुझे दे दिया। मैंने फिर एहतजाज किया, एहतजाजन मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा। ठीक है। मैं थोड़ा इलेक्शन मजबूत उम्मीदवार है ये, तो इलेक्शन जीत जाएगा। उसको तो एक किसी गली का नहीं पता था, किसी बाजार का नहीं पता था, किसी इलाके का नहीं पता था। फिर उन्होंने मजबूर किया मुझे। मैंने फिर उसको बुला के पूछा, मैंने कहा यार पैसे कितने हैं तेरे पास? उसने जब बताया तो मेरी हंसी निकल गई। मैं कहा तू ऐसा कर, अगले काउंसलर का इलेक्शन लड़ी। फिर मदद की, दोस्तों ने मदद की, मैंने मदद की, एमपी बन गया। फिर तीसरा इलेक्शन आ गया, फिर एक और तोहफा दे दिया मुझे। हर बार चेंज? जी हर बार चेंज, हर दफ़ा चेंज करते। क्या वजह ये? पता नहीं, ये तो आप उनसे पूछे ना किसी से। नहीं शेख साहब, आप मतलब आप काफ़ी करीब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। पता नहीं, आप उनके बड़े करीब नज़र आते हैं। मैं अर्ज़ करूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता इस दफ़ा तो। बल्कि 2008 में अल्लाह की रहमत करे ज़ुल्फ़िकार कोसा साहब को, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि तेरे बेटे की टिकट मिल गई है तो मिठाई खिलाओ। मैं कहा जितनी मर्जी खा लो। इस दफ़ा फिर यही हुआ था कि टिकट जो थी वो खुरम को मिल गई। अब मैंने यही कहा था, या तो हो ना असूल कि जी आपने एक घर में एक टिकट देनी है, या भी आप 6 टिकटें देते हो, 6 ही हार जाते हैं। और मेरे लिए आप ये नहीं करते कि आप मेरे बेटे को टिकट दे दें। और उसको चार टर्नओवर गुजरे हैं और हर बार वो कैंडिडेट रहे हैं और हर बार उनको टिकट नहीं दिया गया। आपको वजह नहीं मालूम? मुझे मालूम है, आप हमें बताना नहीं चाह रहे। नहीं, अब बताना नहीं चाह रहे हमें। नहीं, ये मैं जो पता है बड़े मियाँ साहब ने पब्लिक में ये बात की थी। जब मैं उस बात पे अड़ा हुआ था तो मियाँ साहब ने कहा था यार तू छड़, तू मेरी जगह से आगे इलेक्शन लड़ा मेरे हल्के से। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि बड़ी मेहरबानी, आपने कह दिया मुझे मिल गई। तो इतना बड़ी बात थी वो। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि खुर्रम को क्यों नहीं मिली। अब देखें, मैं आपको गुजारिश करूँगा, ये बात मैं जनरल बाजवा के मुंह पे कह चुका हूँ। जो मारूसी सियासत लगाई हुई है, तुम्हारी कोशिश ख्वाहिश नहीं कि तेरा बेटा जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, तो मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूँ भाई? मैं उसके मुंह पे कहा था, मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूँ? ठीक था। अब मेरे बेटे को अगर आप देखें ना, मैं और वो मेहनत कर रहे हैं, इलाके हल्के में भी नजर आते हैं, पार्टी में भी कर रहे हैं। मैं अब कितनी मैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता उस तरह। अब मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है। अब किसी वक्त तो वो लेगेसी ट्रांसफर होएगी। शेख असगर साहब की लेगेसी ट्रांसफर हुई, मुझे मेरी लेगेसी ट्रांसफर होएगी शेख खुर्रम रोयल को, और तो किसी को नहीं जाएगी ना। मैं कहूँ भी अगर आप इसको वोट दें तो लोग नहीं मानेंगे। लोग कहेंगे बस आपका खत्म हो गया, तो बस खत्म हो गया। हम हैरान होंगे कि मैंने अपने पोतों को बड़ी सख्ती से मना किया, अगर खुर्रम इलेक्शन लड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो मैंने अपने पोतों को मना किया कि बस यार मेरे बाद ना इलेक्शन लड़ना, ना सियासत करना, पैसा कमाओ, फैक्ट्रियाँ लगाओ, दबा के कमाओ। ये साहब आपके दोस्त हैं, जाती दोस्त हैं? कौन? मियां नवाज शरीफ साहब। नहीं, मेरे लीडर हैं यार। दोस्त कैसे? शहर में रहते हैं लाहौर। दोस्त हैं? मेरे से बड़े हैं, 2-3 साल बड़े हैं, 2 साल बड़े हैं मेरे से। हाँ, तो दोस्त हैं।
दोस्ती मैं नहीं कह सकता, बड़े कैसे पहली मुलाकात कैसे हुई थी, कैसे मिले थे आप? पुरानी 85 की है। हाँ, कैसे? 85 की नहीं, मेरी पहली उनकी मुलाकात हुई है 79 में, जब वो मेरे ख्याल में वजीर थे एक्साइज के, तब मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, तो कैसे हुई थी वो मुलाकात? अब मैं उनके पास गया था किसी मसासत से, मेरे ख्याल में शायद मैं अपने बेटे की एडमिशन के लिए गया। ठीक है, क्रिश्चियन मॉडल में एडमिशन थी, मैं उसके लिए गया था मियां साहब के पास। फिर हाँ, तो मियां साहब ने आपको क्या? उन्होंने अपना सो काइंड अपना उन्होंने PS भिजवाया मेरे साथ वहाँ पे स्कूल में। ठीक है, एडमिशन। वो पहले से जानते होंगे आपको, नाम शायद सुना होगा उन्होंने। क्योंकि ये एरिया वही आता ना, मतलब आप शहर के थे, आप पीर मक्की की मेरे तरफ? वालिद जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा दोस्ती थी मियाँ सलाउद्दीन साहब के साथ, अल्लाह करी के रहमत करे आमीन। दोनों को, उनके साथ बहुत दोस्ती थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उस हवाले से मियाँ साहबान की फैमिली जो है शायद जानते होंगे उनको। वो आपका रिगार्ड करते थे। दोस्ती नहीं रही आपकी कभी मियां साहब के साथ? दोस्ती बड़े लोगों के साथ दोस्ती नहीं होती यार। लेकिन अब तो रिश्तेदारी हो गई है आपकी। रिश्तेदारी मेरी नहीं, मेरे बेटे की है। नहीं, आपकी है रिश्तेदारी। मेरी कैसे हो गई, दादे की कैसे हो गई? दादा मतलब आपके रिश्तेदार हैं वो। सेकेंडरी आ जाता है ना। लेकिन रिश्तेदार तो है मैंने ना। पहले दिन कह दिया था उनको। क्या? मैंने कहा मेरा सब रिश्तेदारी होगी इसके साथ, मेरे आप लीडर है। कैसा? हैरान को नहीं है, लेकिन अब आपकी रिश्तेदारी है, ये एक फैक्ट है। आप इससे इनकार करें तो वो मैं क्यों इनकार करूं भाई? तो आपने कहा कि मेरे साथ नहीं है रिश्तेदारी। रिश्तेदारी असल जो है वो तो मेरे बेटे की है ना, लेकिन आपकी भी है। मैं उसका अब बाप आपकी हूं। अब आपकी रिश्तेदारी भी हो गई है। अब आप एक जो आपके लीडर हाँ, थे बिल्कुल वो है। आपके अजीजदार भी हो गए, अजीज भी हो गए अब आपके। अब आपको लगता है कि पार्टी में अब आपको समझ में आया कि पार्टी आपके साथ ये इस तरह क्यों करती रही है, क्या चलता रहा? नहीं, मैं पता नहीं, आप मुझे समझते नहीं। फिर मैं जरा थोड़ा डिफरेंट मेरी सोच है। मैं जो चीज़ मुझे समझ रहा है मैं समझने की कोशिश भी नहीं करता, उसको मैं लेट गो कर देता हूँ। नहीं, ऐसा क्यों? क्या करूँगा? जैसे मुझे अगर कोई कहे, मुझे कोई बार बार तंग करे, मुझे तकलीफ पहुंचाए, कहीं पे मुझे तकलीफ हो रही हो, तो मैं ये जानने की कोशिश जरूर करूंगा कि ये क्यों कर रहे हैं। छोड़ देता हूँ, करने दे, क्या फर्क पड़ता है। मतलब चेंज हो गए हैं, मतलब आप वो शेख रोहेल असगर, वो वाले शेख रोहेल असगर नहीं। आप पता नहीं कौन सी बात करना चाह रहे हैं कि जिंदगी में मुझे बंदूक चलाने का मैंने कभी चलाई नहीं। कैसा? कोई बंदूक नहीं चलाई आपने? मुझे शिकार का भी शौक नहीं है। तो फिर ये सब क्या, ये क्या इर्द गिर्द की कहानी, ये सारी बातें? कुछ भी नहीं। कुछ तो है ना शेख साहब। बता तो रहा हूँ। When there is some smoke, there must be some fire. मुझे क्या पता कौन है इसके पीछे, कौन कर रहा है? मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उसकी तहकीक करता फिरूं और उसे डिग इन करूं कौन क्या कर रहा है? करने दे। अगर उसकी इस तरह खुशी है तो कर ले, करके देख ले कितनी देर। कोई शरारत कर रहा है? पता नहीं, ये भी नहीं पता आपको? यकीन कर रहा हूँ, मैं छुपाने वाला नहीं हूँ, मैं फौरन मुंह पे कह देता हूँ। हाँ, मैं वही तो जानना चाहता हूँ। तुमने ये अभी आप मुंह पे कह नहीं रहे, मुझे बता नहीं मैं रहे। वही तो कह रहा हूँ। आपको पता नहीं है। चले कि ये फलाने बंदे ने किया तो मैं उससे जाके जरूर पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। मुझे एक बात पता चली, मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक बात पता चली कि जब ये 2024 का इलेक्शन था तो जो सा है सुहेल शौकत भट्ट साहब, उनको टिकट मिली थी दूसरी साइड की, यानी कि वो थे हीर की तरफ थे या हडियारे की तरफ थे, दूर थे, इस एरिया से दूर थे। मुझे वो एग्जैक्ट पीपी का नहीं पता, लेकिन वो इससे अलग थे। तो इस पीपी में जिसमें वो अब मौजूद हैं, यहाँ पर उनके जो अभी जिनकी ताज़ी उनकी सुलह हुई थी, वहाँ से वो कैसर भट्ट साहब जो इसरार भट्ट साहब के छोटे भाई हैं, उन्होंने PTI से वहाँ से टिकट ली और वो वहाँ से खड़े हुए। तो आपने उनको पार्टी के मीटिंग में कहा कि इसको वहाँ जाना चाहिए, अपने हलके में जाना चाहिए, वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो इसलिए फिर उनको वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। देखो, आप बड़े समझदार हो, आप समझते हो कि जो शख्स अपने बेटे को टिकट लेके नहीं दे सकता वो दूसरों के मामले में इस तरह दखल देगा। मैं कभी किसी के मामले में दखल नहीं देता। ये बड़ी बात की आपने। मैं कभी मेरा प्रोग्रेटिव नहीं है, मेरी अथॉरिटी नहीं है। ये तो बड़ी समझने की बात है ना। ये तो कम अकल लोग ही समझेंगे कि भाई ये इसने उसको इधर कह दिया, उसने उधर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ही था। उन दोनों घरों की सुलह थी। ये यहाँ से इलेक्शन, चूँकि उसका घर वहाँ पे है, दूसरा जो MP है मेरे छोटे भाइयों की तरह है, बहुत ही प्यारा, मुझे बड़ी इज्जत करता है मेरी। वो उसका घर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में है।
पार्टी ने उसको वहाँ एडजस्ट कर दिया, इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया। अब बात मेरी समझो। लेकिन आपने नहीं कहा था। नहीं, मेरा क्या तल्लुक है। अब इतना ही समझ ना, मैंने आपको अभी जो बात कही है कि एक बंदा अपने बेटे को टिकट दिलवा नहीं सका तो दूसरों को यहाँ अतल बतल कैसे करेगा यार। अच्छा, एक बात बताए, आपकी और ये सरदार एयाज सादिक की क्या प्रॉब्लम है? कोई आपको बुरे लगते हैं वो? कौन है वो? अब ये मुझे बता दें, आप कौन से कबीले का सरदार है? आप मुझे कबीले का नाम बता दें। आपको बुरे क्यों लगते हैं वो? पहले मुझे एक बात बताएं ना। आई डोंट नो, मैं नहीं आप जानता। पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं सियासत में है वो। लाहौर के रहने वाले हैं। हाँ। तो मुझे बता दें कि कौन सा कबीला है। मैं शायद मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाए कि ये भी कबीला था आबाद, तो मैं आपसे बात कर लूँ। एयाज सादिक साहब से इशू कैसे स्टार्ट हुआ आपका? क्या कोई तल्लुक ही नहीं है। Why you don't वास्ता like ही him? कोई नहीं है। Why you don't like him? क्या? मैं कहता हूँ मेरा वास्ता ही कोई नहीं है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के जिन लोगों मेरे एहसान हो उनको तो याद ही नहीं करता। ये उनकी सज़ा होती है कि मैं याद नहीं कर रहा। आप 20 दफ़ा नाम लेंगे, मैं 20 दफ़ा आपको कहूँगा कौन है वो। यानी कि बिल्कुल आपने उसको चैप्टर को क्लोज कर दिया। पता नहीं, खुद ही करेगा, ख़त्म हो जाएगा। मैं बड़ा फ़कीर आदमी हूँ। ये बात है। मैंने अभी जिसका जिक्र कर रहा है ना, पार्लियामेंट में खड़े होकर था, बदतमीजी की उसने। मैंने खड़े होगा, या तू रहेगा या मैं रहूँगा, और डिस्क्वालीफाई हो गया था। हाँ जी, 1122 जब वो 122 था। आगे आ जाए, इमरान खान के ख़िलाफ़ मैंने तकरीर की, उसके एक बंदे ने बकवास की, तो मैंने उसको कहा था, मैं कहा याद रखी, पंजाबी में कहा, मैं कहा याद रखी, तू मेरी 33 दानियां की तस्वीर मारे। बस उससे जो हो सका उसने किया। आज अल्लाह के फजल से मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, वो जेल में बैठा है। सो बर्दाश्त करें, अपने अंदर हौसला पैदा करें, मुकाबला करें मर्दानगी के साथ। ताकत और इक़्तिदार तो कभी किसी जगह मुस्तकिल नहीं रहता। किस वक्त ख़त्म होता है, किस वक्त ये आपसे रूठ जाता है, किसी को पता है आज तक? बड़े बड़े शहनशाह आए, बड़े बड़े बादशाह आए। मैंने वो देख रहा था, एक टर्किश ड्रामा है, उस्मान सरदार। अर्तुगरुल उस्मान बड़ा ऑटोमन एम्पायर पे था। ऑटोमन एम्पायर है, और ऑटोमन एम्पायर पे जी। हाँ, वो सबसे बड़ा जर्री सरदार था। उसका बाप अर्दुगाल कहाँ गए? तारीख का हिस्सा रह गया ना वो। जी ऐसे ही है। फिर वो एम्पायर भी ख़त्म हो गई। उस वक्त जिसने वो ख़त्म की वो भी ख़त्म हो गया, खत्म हो गया, गुजर जाता है, ये गुजर इंसान जाता है। चला जाता है। बिल्कुल, सिर्फ आपका नाम उस वक्त रह जाता है जब आप कोई ऐसा काम करो जो लोगों के फ़ायदे के लिए हो, बस, और कुछ नहीं रहता। अच्छा, मैंने देखा आपके अंदर थोड़ा सा ये टिल्ट है, आप रिलीजियस साइड पे हैं, आप सूफीज़म को नहीं, पसंद इतना भी नहीं हो यार, मैं नहीं। नहीं, आप हैं, मैंने भाई। देखा आपको। और ये क्या अच्छा, जो जेल में वक्त गुजरता है, मैंने सुना है कि जब इंसान जेल में चला जाता है ना तो वापस आता है तो वो चेंज्ड मैन होता है। क्यों? नहीं, एवं गलतफहमी ताड़ी कभी अच्छे पॉजिटिव वे में, कभी टकरा नहीं। मारदा जे जन्नी इबादत होती है डेली, तुम सोच भी नहीं सकते। भट्ट साहब बाहर आके थोड़े दिन ही रहता, वो बाद फिर उसी। जेल का वक्त कैसे गुजरा आप? मैं बड़ा अजीब सा आदमी था। मैं अपनी वो जो आपकी सेल होता ना, उससे बाहर ही नहीं आता था। सेल से जब बाहर? मुझे को मिलने आता था ना, मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी यार, की आ गए स्यापा जाए। मेरा एक यार है, वो रोज़ाना मिलना का 2 दफ़ा आता था मुझे मिलने के लिए। अभी मेरा दोस्त है, वो 2 दफ़ा आता था। देरी हो, तूफान हो, गर्मी हो, बारिश हो, जो मर्जी हो, अगर मुझे वो बुलाने आया ना कि जी ताड़ी मुलाकात है, तो पता जी वो आया, बस। वो आपका सरमाया होता है। दोस्त, अच्छे दोस्त हों, वो आपके सरमाया। कैसा वक्त गुजरा था वो? गुजर जाता है यार, वक्त कभी रुकता है? नहीं, मतलब उसने जिंदगी में कोई असर डाला, आपकी शख्सियत पे असर डाला उसने? एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी बहुत कुछ सिखाता है। हमें बताएं ना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लोग आपको कुछ सुन रहे सिखाता हैं है। कि क्या सीखा आपने उससे, क्या था बड़ी वो? किताबें पढ़ता था, वहाँ पे स्टडी करता था, तारीख पढ़ लेता था, तारीख से बस कितना अरसा गुजरा आपका वहाँ पे? मैं
10-11 महीने। और 10-11 महीने में आपको पर्सनालिटी के ऊपर चेंज आया कुछ? मैं अजीब सा आदमी हूँ जिस किस्म के हालात होते हैं ना भाई साहब, मैं उसमें ढल जाता हूँ। ठीक है। मैं वैसा, अगर आप मुझे गर्मी में बैठा देंगे मैं गर्मी में बैठ जाऊँगा, आप मुझे ठंड में बैठा देंगे मैं ठंड में बैठ जाऊँगा। जेल काटनी मुश्किल चीज़ है? हाँ, जेल काटना मुश्किल है? नहीं, बड़ा आसान है। सही बताए ना, अब आप ये बता नहीं रहे। यकीन कीजिए बहुत आसान। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि तंज कर रहे हैं अब ये मुझे। जेल शुरू होती है आपकी रात की मगरिब की नमाज के बाद। मगरिब की नमाज से लेके सुबह फजर की नमाज तक ये आपकी जेल है। अच्छा। इसलिए कि आपके सेल को बंद कर दिया जाता है, टोटल जेल को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जेल, अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा कोई डिबैकल हो जाए तो फिर वो जेल खुलती है, अदरवाइज जेल नहीं खुलती। मगरिब से फजर तक? मगरिब से फजर तक। उसके बाद आप बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं, तो वो आपका वो वक्त गुजर। वहाँ पे बड़े बड़े जय्यद किस्म के आलिम होते हैं वहाँ पे नमाज पढ़ते थे तो हंसता था मैं। तकबीर देने वाले ने 2 कत्ल किए थे और जो इमाम था उसने महज 3 कत्ल किए हुए थे। अस्तगफुरुल्लाह। लेकिन उस वक्त तो वहाँ पर सारे इसलिए मैं बड़ा हंसता था कि यार क्या है। और आपको बताऊँ एक बात, कभी आप जाइएगा किसी वक्त ऐवी जेल में, इतनी इबादत कहीं नहीं होती जितनी इबादत जेल में होती है, और इतनी बुराई कहीं नहीं होती जितनी जेल में होती है। इबादत भी होती है बहुत। हम देखें इतनी इतनी बड़ी तस्वीरें पकड़ी हुई हैं और वो तस्वीरें कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़नी उन्होंने वहाँ पे भी नहीं पढ़नी। वो और तरह के लोग हैं। बड़ी अजीब चीज़ है। और दूसरी बात जो है, ये आप जो आप पूछ रहे हैं ना, पहले आपने वो किया था, ये आपका सवाल तो नहीं है। बहुत अर्सा पहले 70s में, 70 से पहले भी बदमाशी बड़ी अजीब सी थी। वो बदमाशी बड़ी अजीब सी। क्या होती थी? वो बदमाशी थी बहादुरी की। मुक्कों के साथ लड़ाई, हाथों से, लाठियों के साथ लड़ाई, बड़ी बात है तो बर्छियाँ निकालनी, उसके साथ लड़ाई। मतलब वो इस किस्म की लड़ाई थी, वो पक्की बहादुरी की लड़ाई थी। ताकत इस्तेमाल होती थी, इंसान की ताकत। अरे ये भगवानपुर में एक बंदा था काका लोहार, क्या बहादुर आदमी था। काका लोहार? हाँ। क्या करैक्टर था काका लोहार? है, क्या करैक्टर था वो मैं भी नहीं समझ सका यार उसको। वो दुनिया जान के लोग उसके पीछे थे। अच्छा। अकेले ही उनके साथ लड़ता था, भगवानपुर में रहता था, हाथापाई पे लड़ता था? हाँ हाँ, बड़ा जबरदस्त। आपका जानने वाला था? नहीं, मैं छोटा था वो। अच्छा, आपने सुना था उसके बारे हाँ, में, जैसे हम सुनते हैं। भगवानपुर में जान। हाँ। देखो बड़ा अजीब सी तारीख है, लाहौर की तारीख बड़ी अजीब सी है। आप देखें ना, 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। जी प्लीज बताएं। 2 घर थे जो बड़े रिनोन थे। एक मियाँ अमीरुद्दीन साहब थे। जी, युसराउद्दीन के जो वालिद हैं? सलाउद्दीन साहब के वालिद हैं सर। मियाँ अमीरुद्दीन साहब बाईकास कश्मीरी थे, बड़े आदमी थे, ज़मीनें बहुत थी, जायदाद बहुत थी उनकी। और दूसरी तरफ मियाँ इफ्तिखारुद्दीन थे। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, ये अराई थे दोनों? नहीं, वो कश्मीरी थे। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन अराई थे। ठीक है। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के साथ एक होते थे बशीरुद्दीन साहब, मियाँ बशीरुद्दीन, वो भी अराई थे। ये सारे भगवानपुरे के थे। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट आया हुआ ना कश्मीरी और अराई, ये चूँकि 2 ही घराने थे जहाँ का हुक्का चलता था। जहाँ हुक्का चलता था, मतलब चलता था, मतलब बड़े लोग थे। ये डेरे पे हुक्का चलता था? नहीं, डेरे पे हुक्का नहीं चलता, मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा। ये दोनों बड़े घराने थे। ठीक है। तो इसलिए फिर वो 2 कौमों में तकसीम हो गई कि जनाब ये कश्मीरी हैं और ये अराई हैं। ठीक है। अब अराइयों में एक और थे, सर शाहनवाज। वो भी कमाल की शख्सियत है, वो भी भगवानपुरे के थे। ये थी तारीख। और सर शाहनवाज याद है, सर शाहनवाज अराई थे? अराई थे। मुझे याद है ये बशीरुद्दीन साहब बेचारे के बेटा जो था वो काफ़ी
मसले मसाइल में रहा। फिर किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो बाजार में सर को तेल लगा के गुजर जाए। ये तारीख है भगवानपुरे बाजार में। या और मियाँ अमीरुद्दीन साहब भी जो थे वो अपनी ज़ात में एक इंस्टीट्यूशन थे। सलाउद्दीन साहब ने उनको लेके चले उनको, फिर अब वो यूसुफ ने अपना रास्ता बदल लिया, इकबाल ने भी अपना बिजनेस शुरू कर लिया। बड़े भाई इनके जो हैं वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो कैनवस पे तस्वीरें बनाते हैं। तो ये ज़माना गुजर गया ना, फिर ये लोग भी चले गए, ख़त्म हो गए। फिर यानी कि अराई और कश्मीरी इन दोनों फैमिलीज की बात इसकी वजह से हुए। तकसीम ये हुई थी। तकसीम ये हुई थी कि मियाँ अमीरुद्दीन वो उस तरफ थे, ये अराई फैमिली। मियाँ अमीरुद्दीन शहर की तरफ। मज़े वाली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो मियाँ मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, ये अपने आप को मियाँ लिखवाते थे। ये मियाँ क्यों लिखवाते थे? मुझे नहीं पता, कि वो बड़े लोग थे ना। अच्छा, मियाँ दो तरह के ना, एक तो मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भी मियाँ नहीं है। मियाँ कोई कौम नहीं है। मियाँ क्या है? मियाँ का मतलब है बड़ा, बुजुर्ग, इज्जतदार। पंजाबी में है? पंजाबी में, पंजाबी जुबान में? नहीं, उर्दू जुबान में यार मियाँ साहब को कहते हैं बड़ा। ठीक है। अल्लाह मियाँ क्यों कहते हैं तुसी? ठीक है। अल्लाह मियाँ वो अल्लाह आई तो नहीं आएगा। तो फिर सोचो ना, देख हाँ जी। मियाँ का मतलब है कि बुजुर्ग, इज्जतदार, बड़ा आदमी, उसलिए उसको कहते हैं। अब इनकी भी आगे कौमें हैं, जिसमें आप डार हैं, भट्ट हैं, ये अराई फैमिली की भी जो हैं वो अल्ले हैं, आगे अल्ले हैं, जिससे वो जाहिर होता है कि ये अराई है। ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ भी अब मुझसे कश्मीरी? पूछना, नहीं पूछता। क्या ले गया है? नहीं, मुझे पता। बड़ी बड़ी जीप सी। अब तो गुजरों में बड़ी बड़ी अल होती है, गुजरों में, कश्मीरियों में। और ये क्या कहते हैं इसमें, मैं सुना खटाने भी हैं, गुजरों में खटाने हैं, चेची हैं, इस तरह के काफ़ी सारी वो काफ़ी चल जाता है ना, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में, किस एरिया में। अच्छा बताए, मियाँ नवाज शरीफ भी कश्मीरी हैं? जी, वो भी कश्मीरी है। कश्मीरी है। ये भी मियाँ वैसे लिखा जाता है, बुजुर्ग की वजह से। बुजुर्ग की वजह से। अब तो वैसे उन्होंने अपने सरकारी नाम में मियाँ हटा दिया हुआ, मोहम्मद नवाज शरीफ लिखते हैं वो, और मोहम्मद शहबाज शरीफ लिखते हैं, मियाँ हटा चुके हैं। मेरे ख्याल में चूंकि अपने वालिद का एहतराम हद से ज़्यादा करते थे, तो वो शायद कॉन्सेप्ट या बैक ऑफ माइंड ये होगा कि हमारे वालिद चूंकि मियाँ शरीफ लिखते थे, मियाँ शरीफ, तो उन्होंने कहा उसको हटा के हम सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या मोहम्मद नवाज शरीफ लिखा दें। ठीक है, वो अपने वाले साहब के। पॉसिबल, बिल्कुल ठीक है। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि लाहौर शहर को आपने बदलते हुए, क्योंकि मैं आखिर की तरफ आ रहा हूँ तो थोड़ा कल्चर और आर्ट की बात करना चाह रहा था, लाहौर शहर को बदलते हुए कैसे देखा आपने तो लाहौर शहर का आपने, यानी कि आपकी पैदाइश लाहौर शहर की है, आपने 52 आप मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 62 तक या 65 तक आप होश में हैं, और 65 की जंग भी आपने 5 साल जब सैलाब आया ना, जब आपका मोनी रोड सारा डूब गया है, जब बागबानपुरा सारा डूब गया है, तो उस वक्त मैं मेरे ख्याल में शायद 4-5 साल का था। तो आपने इसको लाहौर को देखा हुआ है, शिफ्ट होते हुए देखा। मेरी पुप्पो रहती थी ना मोनी रोड पे, फिर हम गए थे रेड़े पे, मुझे याद है रेड़े पे गए थे उनको लेने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए। मोनी रोड से? मोनी रोड सारा डूब गया था ना। हाँ, डूब गया था, लाहौर का सैलाब था, वो आया था। तो कैसा बदलते देखा आपने लाहौर शहर? जो चेंज हुआ है वो पसंद है आपको? बदल गया ना यार, अब तो बिल्कुल ही उसकी असलियत ही ख़त्म हो गई है लाहौर की। और रहती कूती कसर जो थी वो आपकी ये जो क्या कहते हैं, हाउसिंग सोसाइटी ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक ज़माने में लाहौर को पूरा आपका जो आप ये कहेंगे ना, जितनी मज़ाफ़ात थी वो इजनास भी और चारा भी सारा वो सप्लाई करते थे, दूध भी आता था। अब तो ख़त्म हो गए यार, तो ख़त्म हो गई सारी। वो जो एक लाहौर का चेहरा था ना, वो तो ख़त्म हो गया ना, अब कंक्रीट में चेंज हो गया। तो फिर रावी भी आपसे नाराज़ हो गया ना। फिर रावी भी नाराज़ हो गया। रावी बहता था किले के साथ, आहिस्ता 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 रावी जो है वो अब नाले की सूरत इख्तियार कर गया। बुढ़ा दरिया बन गया था ना नाला। बुढ़ा दरिया तो उर्रा आ गया ना जी, बुढ़ा दरिया तो आ गया ना आपका इस तरफ। वो बंद कर दिया ना उन्होंने, जब वो बनाया ग्रेटर इकबाल पार्क बनाया, वो खत्म, नाला बन गया, खत्म हो गया, नाला बन गया ना वो। तो फिर जो रावी था वो उधर चला गया, बस
चेंज कर दिया, बर्बाद कर दिया सारा कुछ। अच्छा लाहौर की एक रस्म वापस एक त्यौहार लाहौर का वापस आया, मैंने देखा आपको मियाँ साहब के साथ पतंगबाजी करते हुए, आप वहाँ गए। पतंगबाजी नहीं, पतंगबाजी देखते हुए। पतंगबाजी नहीं की आपने? नहीं क्यों नहीं की? वो अब मेरी उम्र है यार। नहीं लेकिन मियाँ साहब तो मेरे साथ उड़ा रहे थे, मियाँ साहब ने उड़ाई? नहीं उड़ाई उन्होंने भी। तो पसंद कैसी लगी आप? बस देख रहे थे, बड़ा अच्छा। बट साहब आप लाहौर के रहने वाले हैं, ये त्यौहार बड़ा खूबसूरत त्यौहार था। हाँ जी, इसको भी अगर आप डिस्कस कर लेना बहुत तो खूबसूरत आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह अपने आप को तब्दील कर लिया, किस तरह तबाह कर दिया। ये इतना खूबसूरत त्यौहार था कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके इसको मज़ा लेते थे, खाना खाते थे, गपशप होती थी, एक ही आवाज़ आती थी, वो काटा, बस। ठीक है, अब उसके बाद उस बो कांटे को आपने डेक पे ले आए, डेक तक रह जाते तो ठीक था, डेक में आप फिर आवाज़ आती थी बो कांटा की, वो उसी पे रहते। फिर उस वक्त गाने शुरू हो गए, और ऐसे गाने वाहियात गाने शुरू हो तो वो आप अपनी फैमिली के साथ वो गाने सुन नहीं सकते। फिर उसके बाद क्लैशन को हवाई फायरिंग चलनी शुरू हो गई, बस फिर वो तबाही कर दी। आपने खुद अपने हाथ से इसको तबाह किया था। मैं वैसे हैरान था कि ये बड़ा डेयरिंग स्टेप था, और इसके पीछे कौन था पता आपको? मियां नवाज शरीफ। हाँ, क्योंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा था। उनको शौक था। हाँ जी, उनको शौक था। मैं उस कमेटी का हिस्सा था मैं, जिसने ये पसंद की सिफारिशात दी थी। तो हमें भी यही बताया गया था। वकार अहमद साहब उनके वो हैं, एडवाइज़र हैं, PS हैं, उन्होंने ये मेरा नाम भी दिया, और फिर हम उसमें शामिल भी हुए, और वो तमाम त्यौहार हमने अपनी आंखों से दोबारा देखा कि लाहौर शहर को दोबारा से चमकते करें ना कि बच्चे आप 24 साल के हो गए जिनके दम बंद हुआ होगा, उन्होंने देखा ही नहीं था ये होता क्या, किसी को पता नहीं था। लेकिन शुक्र है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, मुझे वो उस बात पे थोड़ा सा अभी भी मैं खटक रही है ना, तहमत बांधनी क्यों छोड़ दिया आपने? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था, बल्कि आपके देखा देखी मैंने भी एक सलवा ली थी यार। वो अच्छा, मैं एक तकरीब में था तो मुझे भी चुभ रही है वो बात कि क्यों छोड़ी। मैं तहमत मैंने बांधा हुआ था, एक तकरीब था शादी। लंदन में भी बल्कि आप तहमत पहन के फिरते थे? कहाँ पे? लंदन में? हाँ, मैंने देखा आपको, बिल्कुल जाता था। एक तकरीब थी शादी की, मैंने उसमें तहमत ही बांधा हुआ था। तो एक बड़ा वेल ड्रेस, बड़ा मेरे ही समझ में आ रहा था, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। उसे मुझे आगे कहा कि शेख साहब ये आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं कहा मेरी आपकी इतनी बेतकल्लफ़ी नहीं है। आपने कहा बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे अब इस पर थोड़ा सा इख्तलाफ है आपके साथ। कहने की क्यों? मैं क्या, अगर ये इतना अच्छा है तो आपने क्यों नहीं पहना? ठीक है। उससे मुझे लगा कि यार ये इतना अच्छा नहीं है कि लोग सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कहते हैं कि ये अच्छा है। अगर इतना अच्छा तो आप भी पहनते हैं। जैसे आपने कहा जी मैंने सिलवा लिया, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई पहन के आने की। कभी पहनता हूँ कभी, लेकिन वो ऐसे होता है घर की रात तक ही रहता है ना, अंदर चार दीवारी के अंदर ही अच्छा लगता है, बाहर पहनने की हिम्मत नहीं है। लेकिन हमारे बुजुर्ग तो पहना करते थे। हमने अपने बुजुर्गों को छोड़ दिया तो वो लिबास को कौन पहनेगा? बुजुर्ग तो छोड़ दिया, हमने अपने बुजुर्गों को छोड़ दिया। कभी किसी को पूछे ना, आपके बुजुर्ग जो चले गए इस दुनिया से, आपने कभी उनके साथ जाके गुफ्तगू की है? वो कैसे इंतज़ार करते हैं आपका? करते होंगे ना कि ये आए कम वक्त आके मेरी तुरबत पे आके हाथ उठा के मेरे लिए को दुआ करे। करते होंगे, बड़ा करते हैं। अब मरमों में जाएंगे, फिर पता नहीं कब जाएंगे, फिर एक दिन खुद ही चले जाते हैं उधर। टाइम यही लग जाता। इसलिए मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि वैल्यूज ही खत्म हो गई। शेख साहब, नई जनरेशन, अब आपके पोता पोती भी हैं, जेन जी होंगे आपके घर में भी? आपके घर में जेन जी होंगे? जनरेशन जी जो नई जनरेशन है? नहीं, मेरा शुक्र अल्लाह का कि मैं अब भी, मेरी वो इस तरह एहतराम और इज्जत और प्यार करते हैं, आपको वही पुरानी ट्रेडिशन मिलेगी वहाँ पे। चले माशाल्लाह। नहीं, मैं जेन जी से मेरी मुराद है सोचने समझने का इनका स्टाइल और है, ये और तरह ज़रूर करते हैं, लेकिन बाप से, दादे से, दादी से वो मशवरा ज़रूर करते हैं, एहतराम रखता। आपने ये ट्रेडिशन अपना जारी रखा है आपको। अच्छा, ये आज की नौजवान नस्ल के बारे में आप क्या कहेंगे? ये कैसे लगते हैं आपको? क्योंकि अब मेजॉरिटी ऑफ द वोटर अब यही हैं, और खान साहब ने इनको, इमरान खान साहब ने इनको टारगेट किया था। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, बुराई में अट्रैक्शन तो बहुत होती है। क्या ख्याल है? अब कितने लोग रह गए जो सिर्फ ये करें? अगर मेरा पोता, मैं बैठा हुआ ना,
तो मैं उठ के कहीं जाने लगा हूँ तो एकदम उठ जाएगा वो, ऐसे बड़े उठे तो ऐसे उठना चाहिए। उनकी कर देना। मेरे ख्याल से हाथ भी ठीक तरह नहीं मिलाते। मुझे अभी भी ये अल्लाह का शुक्र है कि वो पोतियाँ हों, दोतियाँ हों, दोता हो, पोतियाँ पोते हों, वो सब इसी तरह ही हैं। चलो अच्छा, आखिरी सवाल जाते जाते, ये सवाल मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन ये फरमाइश थी पूछने वाली कि मियाँ साहब स्पेशली जुनेद सफदर अब आपका घर का दामाद है, कैसी शख्सियत है वो, आप उससे मिले हैं? ये ना कहें कि मेरा दामाद है तो मैं कह रहा हूँ, यकीन करो रे, मुझे कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने उसकी तारीफ ना की हो। जो भी कहता है अल्लाह उसको नजर बद से बचाए यार, वो उसके मुतल्लिक हमेशा लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, बहुत अच्छा बोला है। आपके घर आते जाते हैं? हाँ हाँ मुलाकात होती है आपकी? हाँ हाँ हाँ। यानी क्योंकि अब तो आपके जो दामाद हैं घर पे आ जा रहे हैं तो अभी पोती मेरी आई हुई थी, मेरे पे बाहर गए हुए हैं अभी। अच्छा, हाँ तो अच्छी वो हैं। हाँ, बड़ा शुक्र है अल्लाह का पूरा। बस चले शेख साहब, आपके आने का, हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी ऐसी बातें थी मैं पूछना चाहता था लेकिन मैं वही कि आप नहीं जवाब देना चाहते थे तो हमने सोचा कि हम उसको ना करे दें। आप अच्छी आदमी हैं यार, आपकी मेहरबानी है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का प्रोग्राम पसंद आएगा, निश्चित पसंद आई होगी। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेहमान का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आपका मेहमान कंफर्टेबल होगा, आपसे बातचीत करेगा और ये बातचीत से शायद हम कुछ नई बात सीख सकें। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।